हेलो एवरीवन। आज हम एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन करने आए हैं। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि क्यों है हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एकदम मस्त। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ गया था, जो एक दबंग ब्लूप्रिंट है हमारी डेमोक्रेसी के लिए। और जो बहुत सारे स्कॉलर्स हैं वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ही ज्यादा मानते हैं और उसकी तारीफें करते हैं। तो आज अपन ये समझते हैं 6 पॉइंट्स के द्वारा कि क्यों इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है एकदम मस्त। सबसे पहले तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम बोलते हैं डेमोक्रेसी का बाप। बोले तो इंडिया एक सोवेरियन, सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, जिसको ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाए रखता है। सबको बराबरी का जस्टिस और इक्वालिटी देता है। 18 प्लस होते ही आपको वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं। और जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ गया था मेरे दोस्तों, उस टाइम पर ये बहुत ही ज्यादा यूनिक बात होती थी। अगर आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन या तो इवन वुमेन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा हो, तो उस टाइम पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नया नया मॉडल था। इंडिया ने नई कंट्री होते हुए भी ये सारे के सारे राइट्स अपने सिटीजन्स को दिए थे। एक्स पर एक यूजर ने ये भी कहा कि इंडिया का जो वोटिंग सिस्टम है वो लिट है, इवन कंपेयर टू दी वेस्टर्न डेमोक्रेसीज। हाँ, हम मानते हैं हमारे इंटरनल में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है, करप्शन जैसी चीजें है, पर इंडिया का जो ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर है दैट इज डेमोक्रेसी का बाप। दूसरा पॉइंट, सेक्युलरिज्म का जादू। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो शब्द है सेक्युलर, इस सेक्युलर वर्ड का मतलब क्या है वो इस टाइम में सबको समझना चाहिए। हमारे देश में रहने के लिए आप फ्री हो कोई भी रिलीजन को प्रैक्टिस करने के लिए। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या कोई और धर्म ही क्यों ना फॉलो करते हो, इंडिया में हर एक रिलीजन को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है। यहां पर इवन एक्स पर कुछ यूजर्स ये बोलते हैं कि इंडिया सेक्युलरिज्म इज अ लेसन फॉर पड़ोसीज लाइक बांग्लादेश, जहां हिंदूज को टारगेट किया जाता है। हमारी कंट्री में हम माइनॉरिटीज को टारगेट नहीं करते हैं, एटलीस्ट जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो तो नहीं करते हैं। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी माइनॉरिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। तीसरा पॉइंट, हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको मैं थोड़ा देसी स्टाइल में समझाने का ट्राई करता हूं। सेंटर्स और स्टेट्स के बीच की जो पावर है वो इक्वली बैलेंस्ड है। अगर आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान से देखोगे तो यहां पर इंडिया ज्योग्राफिकली स्पीकिंग 22 अलग अलग लैंग्वेजेस जहां पर बोली जाती हो, और डायलेक्ट्स अगर आप बात करो तो ये तो बहुत ही ज्यादा नंबर हो जाता है, इतना तो मैंने शायद याद भी नहीं किया। 28 स्टेट्स और कल्चरल डाइवर्सिटी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इजीली संभाल लेता है। जैसे अगर हम थियरिटिकली बात करें, इस पे विवाद हो सकता है, पर बांग्लादेश या तो इंडिया के आजू बाजू में कोई भी नेबरिंग कंट्रीज को इजीली ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो एब्जॉर्ब कर सकता है। मैं इस पर थोड़ी देर में आऊंगा कि मैंने ये क्यों बोला। मैं काफी एक्स पर एक्टिव हुआ था और मैंने काफी लोगों के व्यूज देखे जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। तो फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में एक्स पर एक पोस्ट आता है कि इंडिया फेडरल मॉडल कुड एक्चुअली सॉल्व बलूचिस्तान्स मेस इफ पाकिस्तान वाज़न्ट सो स्टबर्न। हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो बलूचिस्तान का मेस संभाल सकता था अगर पाकिस्तान इतना स्टबर्न नहीं होता तो। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 4, ये है फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज। हमारे संविधान के आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 32 सबको इक्वालिटी, फ्री स्पीच और डिस्क्रिमिनेशन से प्रोटेक्शन देते हैं। कोर्ट्स भी इनको इन्फोर्स करने के लिए लगे रहते हैं। इवन आर्टिकल 51A ये बताता है कि एक इंडियन सिटीजन की क्या क्या ड्यूटीज होती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। भाई, देश के लिए थोड़ी तो जिम्मेदारियां बनती है ना, ठीक है। एक एक्स यूजर इसको बताता है कि इंडिया के जो राइट्स एंड ड्यूटीज दिए गए हैं, टाइट रोप वॉक है विच इज डन राइट। फिफ्थ पॉइंट, जुडिशरी का पावर एंड
फ्लेक्सिबिलिटी इन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 100 से ज्यादा अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। अमेंडमेंट्स मतलब यह है कि करंट सिनेरियोस में हम अपने ऑर्डर को कैसे रिजॉल्व करें, कैसे ज्यादा बेटर बनाएं हमारे डिसीजन मेकिंग पावर को। यह बिल्कुल ऐसा ही हो गया जैसा ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था बहुत ही सही तरीके से कि सोशल डॉक्यूमेंट बोले तो इंडिविजुअल राइट्स और कलेक्टिव वेलफेयर का परफेक्ट मिक्स है अपना कॉन्स्टिट्यूशन। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे स्मार्टफोन्स के अंदर कांस्टेंट अपडेट्स आते रहते हैं, वैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी अमेंड होता रहता है, जिसमें 100 से ज्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इन द हिस्ट्री ऑफ दिस वर्ल्ड। लास्ट पॉइंट आता है सोशल जस्टिस का चैंपियन। हमारा जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन है एससी, एसटीज, ओबीसीज के लिए, जो हिस्टोरिकल रॉन्ग्स को राइट करता है। ये इंक्लूसिविटी का जो मॉडल है वो साउथ एशिया के लिए गेम चेंजर हो सकता है। अब ये सारी चीजें मैंने आपको क्यों बताई? देखो, मेरा है ना एक छोटा सा प्रपोजल है। आई नो दिस इज गोइंग टू बी कॉन्ट्रोवर्शियल, बट स्टिल दिस इज जस्ट अ थॉट। जैसे यूरोपियन यूनियन ईयू का निर्माण हुआ था, वैसे ही साउथ एशियन कंट्रीज का भी एक यूनाइटेड अगर समूह हो तो वो हमको साउथ एशिया को एक सुपर पावर बनने से नहीं रोक सकता है। ये कब हो सकता है? जब सारी कंट्रीज जो साउथ एशिया में आती है, या तो कुछ कंट्रीज जो साउथ एशिया में आती है, वो अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले, या तो डिप्लोमैटिकली, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द वॉर, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटोरियल गेन, बल्कि डिप्लोमेसी से, सूझबूझ से, एक दूसरे की हेल्प करके यदि हम एकजुट हो जाए तो वी कैन बी अ सुपर पावर दैट चैलेंजेस द वेस्टर्न डोमिनेंस। अब यहां पर फायदा क्या होगा? मैं आपको 3 फटाफट वाले फायदे बता देता हूं। सबसे पहले फायदा जो होगा वो होगा पैसा और प्रॉस्पेरिटी। जब इतना बड़ा जियोपॉलिटिकल या तो जियोग्राफिकल एरिया साथ में यूनाइट होता है अंडर वन पर्टिकुलर अमेंडमेंट या तो वन पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन, तो बहुत सारा पैसा आएगा। अब इसमें आप इंडिया की 3.7 ट्रिलियन इकोनॉमी जोड़ दो विद बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, तो शायद हमारी इकोनॉमी और ज्यादा हाई हो जाएगी। इसके साथ एकता का जादू। एक्स पर एक यूजर बोलता है कि साउथ एशियन यूनियन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुड बी आवर ईयू मूवमेंट। अगर आपको यूरोपियन यूनियन से कंपेयर करना है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाना ज्यादा अच्छा है। आपके जो इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशन है, आई एम नॉट श्योर वेदर दे वर रिटन बाय सम एजुकेटेड पीपल और नॉट, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए ड्राफ्टिंग कमिटी में 11 से ज्यादा लोग थे, जिसमें से मोस्ट ऑफ देम और सारे के सारे ही लॉयर्स थे। तो हमारे लोगों को यह पता था कि क्या चीजें हमारे आगे वाली पीढ़ियों को प्रॉब्लम में डाल सकती है। जुडिशरी का जो काम होता है वो होता है चेक्स एंड बैलेंस करना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जुडिशरी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क मिला है, जो ये है कि अगर कोई भी संविधान के अगेंस्ट जाता है या तो कोई भी टायरनी करने के ऊपर आ जाता है, तो जुडिशियल कैन स्टेप इन एंड वो अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट कर सकता है। फेडरल स्टेट ही वो होता है। एंड थर्ड, सबकी सिक्योरिटी और सबकी हार्मनी। अगर हम अपना कल्चर, अपना रिलीजन और अपनी आइडेंटिटी एकजुट कर दे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हिंदू बन जाए, मैं ये बोल रहा हूं आप अपना रिलीजन फॉलो करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को यदि अपना ले, अपनी ही कंट्री में यूज कर लो भाई, तो भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा आपके इंटरनल डैमेजेस को जो ऑलरेडी हो रहे हैं। अब ये कैसे हो सकता है और क्या चैलेंजेस हो सकते हैं इसके ऊपर,
इसके ऊपर मैं पूरा एक नया वीडियो लेके आऊंगा और उन चैलेंजेस का मैं आपको सल्यूशन भी बताऊंगा कि कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक यूनाइटिंग फैक्टर प्ले कर सकता है सारे साउथ एशियन कंट्रीज के लिए, जो एशियन अलायंस से भी ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जियोपॉलिटिक्स रिलेटेड या तो लीगल रिलेटेड आपको और कोई भी मुझसे डिबेट करना है तो आप कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और चैनल को ग्रो करो। थैंक यू। तो जय श्री कृष्णा, जय हिंद।